बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोरैक्स का दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इसके क्लिनिकल्स देखेंगे केएलएम से। तो जो दूसरे सेशन का नाम है या फिर टॉपिक का नाम है या हेडिंग का नाम है उसका नाम है मसल्स एंड न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ थोरैसिक वाल। सिंपल थोरैसिक वाल डाल देते हैं। लास्ट टाइम ही हमने थोरैसिक वाल देखा था, यहाँ पे लिख देते हैं हम थोरैसिक वाल। थोरैसिक वाल के सेकेंड सेशन। तो जो पहला क्लिनिकल है वो है डिस्निया। पहले क्लिनिकल वो है डिस्निया, तो हेडिंग डाल देते हैं डिस्निया की। डिस्निया डिस्निया की डेफिनेशन क्या होगी? डिफिकल्ट और लेबर्ड ब्रीथिंग इज कॉल्ड डिस्निया, यानी ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होना या फिर इनएबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, सांस सही तरह ना ले सकना, इसे कहते हैं डिस्निया। तो डिस्निया की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, डिफिकल्ट और लेबर्ड ब्रीथिंग, लेबर्ड ब्रीथिंग। डिस्निया का कॉज क्या होगा, यानी डिस्निया किन किन कंडीशन में होता है? तो क्लिनिकल कंडीशन कौन कौन सी होगी? यहाँ पर डिस्निया होता है जिसमें, यहाँ पर डिस्निया लिखता हूँ। डिस्निया एस्थमा में होता है, क्योंकि एस्थमा में आप पूरी तरह एक्सपायरेशन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा होती रहेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा होती रहेगी तो फिर वो डिस्निया काज करेगी। दूसरा हो सकता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में इस तरह से हो सकता है कि हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा। जब ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा तो फिर वीनस रिटर्न भी खराब हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न खराब हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर ज़्यादा जमा होती रहेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा होती रहेगी तो फिर डिस्निया हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन है असल में क्या कर रही है? PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से डिस्निया हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो क्लिनिकल में काम की बात है वो है डिस्निया में क्या कंपनसेशन देखने को मिलती है। तो कंपनसेशन लिख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कंपनसेशन। जो डिस्निया के पेशेंट होते हैं वो असल में इस तरह से करते हैं कि नेक के मसल्स को यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। तो वो किस तरह से मसल्स को यूज़ करते हैं? वो दो पोस्चर को अटेन करते हैं। पोस्चर को इस तरह अटेन करते हैं कि पेक्टोरल ग्रिडल फिक्स हो जाए, वो पेक्टोरल ग्रिडल पे अटैच मसल आराम से काम कर सके रिस्पायरेशन पे, यानी रिब्स पे जाके काम कर सके। वो कैसे हो गए मसल्स? तो ये दो पेशेंट हो गए, वो क्या करेंगे? वो लीन करेंगे नीज के ऊपर, दूसरा ये करेंगे लीन करेंगे चेयर के ऊपर। फाइनली इन दोनों पोस्चर का बेसिक मकसद ये होगा कि पेक्टोरल ग्रिडल की फिक्सेशन कराना। पेक्टोरल ग्रिडल फिक्स। पेक्टोरल ग्रिडल का क्या मतलब होता है? जो क्लेविकल बोन होती है और स्कैपुला होती है। पेक्टोरल ग्रिडल फिक्सेशन हो गया। जब पेक्टोरल ग्रिडल की फिक्सेशन हो गया तो फिर स्पेशलाइज्ड मसल्स हो गए नेक के, वो इस्तेमाल में आएगी। वो आगे थोरैक्स को एक्सपैंड करेगा क्योंकि वो रिब्स पे भी अटैच होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिकरेंटमेंट, यानी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी नेक के मसल्स की। वो नेक के मसल्स 3 हो गए, इनके नाम आने चाहिए आपको। स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस का भी स्पेशलाइज्ड अपर पार्ट यानी सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर ट्रेपीजियस। और तीसरा मसल है वो है सक्लैनी मसल्स। सक्लैनी भी 3 तरह के होते हैं, एंटीरियर सक्लैनी, मिडल सक्लैनी एंड पोस्टीरियर सक्लैनी, या फिर पोस्टीरियर या सक्लैनस एंटीरियर, सक्लैनस मीडियस, सक्लैनस पोस्टीरियर, इस तरह भी आप बोल सकते हो। तो बेसिकली इस क्लिनिकल में कंपनसेशन आपको आनी चाहिए कि वो किसी तरह पेक्टोरल ग्रिडल को फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो नेक के मसल्स थी वो ज़्यादा इस्तेमाल में आएगी। वो नेक के 3 मसल्स कौन कौन सी है? स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, ट्रेपीजियस और सक्लैनी मसल्स। ये थोरैक्स की एक्सपांशन करेंगे, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में काफ़ी आसानी होगी। तो ये तो हो गया डिस्निया के बारे में। नेक्स्ट क्लिनिकल है एक्स्ट्रा प्लूरल इंट्राथोरैसिक सर्जिकल एक्सेस। बड़ा मुश्किल क्लिनिकल लग रहा है, पर हेडिंग डाल देते हैं इसकी, एक्स्ट्रा प्लूरल इंट्राथोरैसिक सर्जिकल एक्सेस। अब हम इसके वर्ड्स पे फोकस करते हैं कि हमें सारी कहानी समझ आ जाएगी। सर्जिकल एक्सेस, ठीक है, सर्जरी कर रहे हैं। इंट्राथोरैसिक का मतलब हमने थोरैसिक कैविटी में जाना है, लेकिन थोरैसिक कैविटी में ऐसे स्ट्रक्चर्स के पास जाना है जो प्लूरस से बाहर पड़े हुए हैं। प्लूरस से जो बाहर पड़े हुए हैं, हमने उन स्ट्रक्चर्स की बात करनी है। तो हमने दोबारा से बता देता हूँ,
हमने सर्जरी उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर करनी है जो प्लूरा से तो बाहर है लेकिन थोरैसिक वाल के अंदर है, यानी थोरैसिक वाल और प्लूरा, स्पेसिफिकली कोस्टल प्लूरा जो कि लंग की कैविटी को सराउंड करता होता है, उनके दरमियान हमने सर्जरी करनी है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लूरल इंट्राथोरैसिक सर्जिकल एक्सेस। ओके, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं डेफिनेशन इसकी। KLM के मुताबिक इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द सर्जिकल एक्सेस टू द एक्स्ट्रा प्लूरल स्ट्रक्चर्स, जैसे लिम्फ नोड्स के पास जाना, टू एक्स्ट्रा प्लूरल स्ट्रक्चर्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लिम्फ नोड्स की अगर सर्जरी करनी हो या बायोप्सी करनी हो तो ओके, सर्जिकल एक्सेस टू एक्स्ट्रा प्लूरल स्ट्रक्चर्स बिटवीन द कोस्टल पैराइटल प्लूरा, क्योंकि बाहर पैराइटल प्लूरा होगा और अंदर पैराइटल प्लूरा और बाहर थोरैसिक वाल होगी, थोरैसिक वाल, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ओके, और इस सर्जरी के लिए या फिर इस एक्सेस के लिए जो फेशिया इस्तेमाल में आता हुआ है एंडोथोरैसिक फेशिया, यहाँ पे लिख देते हैं एंडोथोरैसिक फेशिया की क्या इंपॉर्टेंस है। एंडोथोरैसिक फेशिया, ये जो फेशिया होता है ये असल में नेचुरल क्लीवेज प्लेन देता है। नेचुरल क्लीवेज प्लेन किस तरह से देता है, अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल सपोज ये थोरैसिक वाल है, फॉर एग्जांपल गंदी से थोरैसिक वाल हो गया, और ये इसके बाद जो फेशिया आता है उसके बोलते हैं एंडोथोरैसिक फेशिया, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो होता है प्लूरा, और हम स्पेसिफिकली कोस्टल वर्क की बात करें रिब्स की तो कोस्टल प्लूरा, तो जो मैंने येलो वाला ड्रा किया वो है कोस्टल प्लूरा, जो दरम्यान में ब्लैक वाला ड्रा किया वो एंडोथोरैसिक फेशिया। तो जो सर्जन होती है वो सर्जिकल, ये असल में सर्जन को क्लीवेज प्लेन देता है, जिसकी वजह से वो सर्जन होते हैं अपनी नीडल को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकते दूसरे स्ट्रक्चर को। तो एंडोथोरैसिक फेशिया सर्जिकल एक्सेस प्रोवाइड करता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि कोई ओपनिंग नहीं करनी पड़ती, यानी विद ओपनिंग, इंपॉर्टेंस कह लो या यूज़ कह लो, विदाउट ओपनिंग ऑपरेशन हो सकता है, और विदाउट कंटेमिनेशन प्लूरा की, क्योंकि अगर प्लूरा अगर कंटेमिनेट हो जाए तो फिर प्लूराइसी हो जाएगी, यानी प्लूराइटिस हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर लूँ, हाँ ओके, विदाउट ओपनिंग और विदाउट कंटेमिनेशन से हम एक्स्ट्रा प्लूरल इंट्राथोरैसिक सर्जिकल एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर एंडोथोरैसिक फेशिया की इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्लिनिकल हम स्टार्ट करें, उसका नाम है हर्पीज ज़ोस्टर इन्फेक्शन ऑफ स्पाइनल गैंग्लिया, यहाँ पे लिख देते हैं हम थर्ड क्लिनिकल हर्पीज ज़ोस्टर। सबसे पहली बात है कि हर्पीज ज़ोस्टर एक डिजीज़ का नाम है और वायरस का नाम है वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। तो ये डिजीज़ का नाम है और ये कौन सा डिजीज़ है, वायरस की वजह से, और ये स्पेसिफिकली स्पाइनल गैंग्लिया क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं वायरल डिजीज़ और स्पाइनल गैंग्लिया, या फिर ये क्रेनियल नर्व का भी हो सकता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में देते हैं तो क्रेनियल नर्व गैंग्लिया ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस, वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस जिसको हम चिकन पॉक्स वायरस भी बोलते हैं। ओके, चिकन पॉक्स वायरस। अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे मैकेनिज्म की एडिंग डाल देता हूँ, आई थिंक आपको येलो से शायद नज़र ना आ रहा हो। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि जो हर्पीज ज़ोस्टर होता है, इस कंडीशन को हम शिंगल्स भी बोलते हैं। हर्पीज ज़ोस्टर को क्या बोलते हैं, शिंगल्स, यानी लीयंस हो गया, स्किन के लीयंस जो पॉस्ट्यूल्स बन गया है। इसमें असल में इस तरह से होता है कि जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है, पहला सबसे पहली स्टेज क्या होगी, इनिशियल इन्फेक्शन होगा वायरस का, वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस इनिशियल इन्फेक्शन होगा, फिर इसके बाद इन्फेक्शन के नतीजे में चिकन पॉक्स होगा। जब इनिशियल इन्फेक्शन होता है तो स्पेसिफिकली ये जो वायरस होता है ये स्पाइनल गैंग्लिया और क्रेनियल नर्व गैंग्लिया में जाके इंट्रैप हो जाता है। चिकन पॉक्स हो गया, फिर चिकन पॉक्स क्या करेगा, थोड़ी देर से बाद हील कर जाएगा। चिकन पॉक्स हील हो गया, लेकिन ये वायरस अभी भी इनएक्टिव रहा, अभी मरा नहीं लेकिन अभी इनएक्टिव रहा।
यानी लैटेंट रहा इन स्पाइनल गैंग्लिया और क्रेनियल नर्व गैंग्लिया, यानी ये छुप के बैठ गए घर के अंदर। और जब फौज चली जाएगी यानी एंटीबॉडीज और किलर टी सेल्स चले जाएंगे तो फिर इसकी दोबारा रीएक्टिवेशन होगी, ये दोबारा से रीएक्टिवेट होगा, रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस। और जिस डोर्सल गैंग्लिया के अंदर छुपा हुआ होगा उसके इन्फेक्शन कराएगा। ओके, तो उसके इफेक्ट लिख लेते हैं हम। जो हर्पीस जोस्टर वायरस है वो यहाँ पे लिख देते हैं, या वेरिसिला जोस्टर वायरस कहते हैं। वेरिसिला जोस्टर वायरस होगा, इसने इन्फेक्शन काज किया इसका गैंग्लिया का। इन्फेक्शन काज कर जाने की वजह से जो गैंग्लिया किसी स्पेसिफिक डर्मेटोम का सप्लाई कर रहा था, इनरवेट कर रहा था स्किन को, तो वो स्किन पे काफ़ी ज़्यादा शार्प बर्निंग पेन होगा, शार्प बर्निंग पेन होगा उस डर्मेटोम में। इसके बाद जो वेरिसिला जोस्टर वायरस होगा वो इसी गैंग्लिया में से यानी सेल बॉडी में से ट्रैवल करता हुआ एक्सोन में पहुंचेगा, यानी एक्सोन से ट्रैवल करता हुआ ट्रैवल्स अलोंग पेरिफेरल एक्सोन ब्रांचेस, और ये पेरिफेरल एक्सोन ब्रांचेस होता हुआ स्किन के पास चला गया, उसी स्किन पर, उसी डर्मेटोमल स्किन को जिसको वो गैंग्लिया सप्लाई कर रहा था उस स्किन पे पहुंच गया। और स्किन में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, वहाँ पे जाके वहाँ पे पोस्ट्यूल्स इरप्शन हो जाएगी, तो वो एरिया रेड हो जाएगा, वहाँ पे वेजिकुलर इरप्शंस बनना शुरू हो जाएगी, यानी वहाँ पे दाने फुंसियाँ बनना शुरू हो जाएगी। तो ये था वेरिसिला जोस्टर वायरस की फिजियोलॉजी बोल लो या फिर इसके इफेक्ट बोल लो, तो ये था इसका। इसकी वजह से मोटर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। वैसे बेसिकली प्राइमरीली ये सेंसरी न्यूरोपैथी है क्योंकि डोर्सल रूट में होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मोटर पैथोलॉजी भी हमें देखने को मिल जाती है अगर अल्फा मोटर न्यूरॉन को उसने मसला पहुंचाया। तो वेरिसिला जोस्टर वायरस के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लिनिकल जो लास्ट हमारा आज का वो है इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक। इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक, जो इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक है, नाम से ज़्यादा है कि हम इंटरकोस्टल नर्व को ब्लॉक कर देंगे ताकि अगर हमने ऑपरेशन करना हो या फिर किसी टूटी हुई हड्डी को सही करना हो तो पेन ना हो। तो पहली बात, इंटरकोस्टल नर्व्स कहाँ पे होती है, तो इनका जो न्यूरोवास्कुलेचर प्लेन होता है वो दो मसल्स के दरमियान में होता है। वो दो मसल कौन से होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इंटरकोस्टियालिस इंटीमस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरकोस्टियालिस इंटीमस, इनके दरमियान में होता है न्यूरोवास्कुलर प्लेन। तो फिर इन दोनों के दरमियान में हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन डालते हैं, एनेस्थेटिक सोल्यूशन। एनेस्थेटिक सोल्यूशन इन्हीं दो लेयर्स के दरमियान डालते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक हो जाएगी। और इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक हम क्यों करते हैं, क्या एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नर्व का ब्लॉक करते होते हैं उसका मेन मकसद ये होता है कि पेन ना हो ऑपरेशन में। तो इसका क्या होगा, टू रिड्यूस पेन ड्यूरिंग रिफ्रैक्चर, यानी रिफ्रैक्चर है तो फिर इसको हीलिंग करानी है, या फिर थोरेसिक सर्जरी भी, तो यानी थोरेसिक वाल की सर्जरी करनी हो, इसमें भी हम इसको ब्लॉक करते होते हैं। तो बस इतना ही बात की गई थी इस क्लिनिकल में। बाकी ब्लॉक की डेफिनेशन बता रहा है कि किसी भी नर्व एंडिंग को इस तरह ब्लॉक करना है कि उसमें से नर्व इंपल्स पास ना करे और वो नर्व कोई ना कोई किसी तरह का मैसेज कन्वे ना कर सके, यानी ना ही सेंसरी इन्फॉर्मेशन ना ही मोटर इन्फॉर्मेशन। तो बस आज का यही था और यहीं तक था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, पता नहीं कब स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।